इसको कहते हैं। मई जून 2022 का ये ईयर है एंड 2 आवर्स का ये पेपर ड्यूरेशन है। मैथमेटिक्स सिलेबस डी, उसका पेपर 1। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप लोगों को मैं एक चीज, छोटी सी इंस्ट्रक्शन जरा एक दफा इसकी पढ़ लें। कहता है आंसर ऑल क्वेश्चंस, यूज अ डार्क ब्लैक और ब्लू पेन, यू मे यूज एन HB पेंसिल फॉर एनी डायग्राम्स और ग्राफ्स। तो डायग्राम्स और ग्राफ्स के लिए पेंसिल्स आप यूज कर सकते हैं। कहता है राइट योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर इन द बॉक्सेस एट द टॉप ऑफ द पेज। तो ये जो बॉक्सेस एट द टॉप ऑफ द पेज है, इधर अपना नाम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर यूं लिख देंगे। ठीक है जी। फिर कहता है कि राइट योर आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो डू नॉट यूज एन इरेजेबल पेन और करेक्शन फ्लूइड। इसमें करेक्शन फ्लूइड्स या वो यूज नहीं करते। जी बिल्कुल हमजा, वो इसीलिए था कि अब आप देखे ना, अब जब करते हो तो कितना आसान लगता है कि जब मैं आपको मॉक कराता था तो वो 80 मार्क्स फॉर 80 मिनट्स या मैक्सिमम, खैर 80 तो नहीं देता था, 80 मार्क्स के लिए कह लो आपको कम से कम 100 मिनट्स मिल जाते थे। तो ये आपको जो अब करने को मिलेगा इंशाल्लाह, तो आप खुद भी फील करते होंगे कि अब बड़ा इजी लगता है। कहते हैं डू नॉट राइट ऑन एनी बार कोड्स, कैलकुलेटर्स मस्ट नॉट बी यूज्ड इन दिस पेपर। अब यू मे यूज ट्रेसिंग पेपर, यू मस्ट शो ऑल योर नेसेसरी वर्किंग। तो अब पेपर 1 में ना बच्चों, साइड पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना आना चाहिए जी। ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्वेश्चन आपको, वैसे मैंने उन ईयरलीज की जो पास पेपर्स है ना उसमें करवाया भी होगा, लेकिन चलो अभी देख लेते हैं उसका भी। मैं एक आपको, मुझे याद कराना है इन पे ट्रिग्नोमेट्री का एक P1 में किस स्टाइल का सवाल आ सकता है। वैसे ईयरलीज में किसी कोई बता सकता है कि जो पीछे ईयरलीज अपलोडेड हैं 2021 से 2018 तक, उनमें कहीं नजर आया आपको P1 में कैसे यूज करते हैं? अच्छा चलिए मैं करा लूंगा, कोई इशू नहीं, वो खैर आसान से ये कर लेते हैं। खैर जी, देखते हैं। अब वो कहता है द टोटल मार्क्स फॉर दिस पेपर इज 80, और कहता है कि द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन और पार्ट क्वेश्चन आर शोन इन द ब्रैकेट्स। जरा बच्चों अब देखिए, मैं टाइम बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों ने कर लिया हुआ है 2019, 18, 19, 20, 21, चारों के P1s अपलोडेड हैं, तो आप उनसे प्रॉब्लम्स यकीनन आपने पिछले दिनों में देख ली होंगी। मुझे अब इस पेपर में सिर्फ बताइए जहां पे वाकई में मसला है, तो मैं डायरेक्ट उसको करूंगा। अभी बहुत इजी इजी वाले सवाल हैं, इनको तो हम जान ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्या रेकमेंड करते हो, लास्ट क्वेश्चन से शुरू करूं या फर्स्ट से? जरा फीडबैक दीजिए। चलिए ज्यादातर फर्स्ट ही से कह रहे हैं, चलें कोई नहीं, फर्स्ट से ही कर, ठीक है, वो उधर तक पहुंच जाऊंगा मैं जल्दी से। जरा बच्चों बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को इशू नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी ने अभी कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में मसला है। चलो, 2 वाले क्वेश्चन में कहता है कि आशा आस्क्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट। कहता है द टेबल एंड पिक्टोग्राम शोज सम ऑफ द रिजल्ट्स। अच्छा, पिक्टोग्राम ना देखिए कोई निराली चीज नहीं है। पिक्टोग्राम में आपने पिक्चर्स के थ्रू काम को समझना है। ठीक, यानी देखिए वो कहता है कि द टेबल एंड द पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम यानी पिक्चर्स के जरिए स्टैट्स को रिप्रेजेंट करने को वो कहते हैं। अच्छा, पिक्टोग्राम में देखिए एक बड़ी सिंपल सी की है। वो कहता है कि ये की में फुल सर्कल रिप्रेजेंट्स 4 पीपल। कहता है यानी 4, ये फुल सर्कल हो, अगर फुल सर्कल हो तो हर फुल सर्कल 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, कहता है कि आपने क्या करना है, कंप्लीट द टेबल एंड द पिक्टोग्राम। तो आपने टेबल और पिक्टोग्राम मुकम्मल करना है। मुझे ये बताएं, पहले तो जरा टेबल को मुकम्मल करते हैं। देखिए यार, बनाना के लोग जो है ना इधर मिसिंग है। आप ये देखिए कि बनाना के इधर कितने फुल सर्कल्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यूनिटरी लगाओ ना कि अगर एक फुल सर्कल 4 लोगों को कह रहा है, तो ये 3 सर्कल्स कितने लोग होंगे? बताइए जरा। 3 सर्कल्स फिर कितने लोग होंगे? देखिए, अगर ये एक सर्कल की में बताया हुआ उसने कि एक सर्कल रिप्रेजेंट्स 4 पीपल, तो फिर बनाना के ये जो 3 फुल सर्कल्स हैं, इसका मतलब है कि देखो ना, ये इधर भी 4 लोग हैं, इधर भी 4 हैं और इधर भी 4 है। तो बनाना को टोटल फिर 12 लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। सिमिलरली, अब मेलन्स का ये सेक्शन खाली है, तो आप देखो मेलन्स का इधर उसने एक फुल सर्कल दिया हुआ है और एक 3/4 ऑफ अ सर्कल। देखो इसमें सिर्फ एक पोर्शन मिसिंग है, तो 4 लोग तो ये हो गए, और इसके 4 के बजाय 1/4 मिसिंग है, तो टोटल 3 लोग हो गए ना। क्या ख्याल? तो फुल, ये 4 लोग फुल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 3 क्वार्टर्स जो हैं ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 4 + 3 =
7, इसका मतलब है कि मेलन्स 7 लोग जो है वो मेलन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा वो कहता है कि देखिए यहाँ पिक्चर से हमने टेबल फिल कर लिया, अब एप्पल वाले 8 लोग। अच्छा मुझे बताइए, अगर एप्पल के 8 लोग हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमने कितने सर्कल्स बनाने हैं? देखिए इसका मतलब है हमने 8 लोग 4 4 1 के लिए, तो फिर 2 सर्कल्स ऐसे ड्रॉ हो जाएंगे। लाइकवाइज वो आप कहता है आगे के ऑरेंज के लिए, देखिए ऑरेंज के लिए 5 लोग हैं, तो 5 लोग का मतलब है कि एक फुल सर्कल बनेगा। और बच्चों क्या ख्याल है कि एक आपको इधर से बच्चों कुछ इस तरह से एक क्वाड्रेंट नहीं बनाएंगे हम? क्या ख्याल? तो एक क्वार्टर बनेगा, तो एक फुल सर्कल बनेगा और एक उस सर्कल का 1/4 हिस्सा बनेगा। समझिए, देखिए ना, सर्कल ये फुल सर्कल ये बन गया, तो इसका 1/4 हिस्सा यानी एक हिस्सा इसका सिर्फ आपने ड्रॉ करना है, ये वाला, सिर्फ इसका ये वाला एक हिस्सा आप ड्रॉ कर दो। क्लियर हो गया? तो बस इस तरह करना। अब वो कहता है कि आपने मोड लिखना है, मोड इज द मोस्ट अकरिंग डिजिट एवर। तो जरा बताओ इन सारों में मोस्ट अकरिंग डिजिट कौन है? ठीक है, मोस्ट अकरिंग डिजिट यानी सबसे ज्यादा ये 12 है। लेकिन मुझे ये बताओ इस डैश में इसका जवाब क्या लिखेंगे? मोड कौन है इस डाटा का? क्या क्या बच्चों 12 लिखेंगे या बनाना लिखेंगे? जवाब दीजिए। 12 लिखूं जवाब में या बनाना? यस। देखिए मैंने क्या कहा था कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देखो ना, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जिनको एप्पल फ्लेवर पसंद है, फिर 12 ऐसे लोग हैं जिनको बनाना पसंद है, 5 लोग ऐसे हैं हु लाइक ऑरेंज, एंड 7 पीपल आर सच हु लाइक मेलन। तो मुझे ये बताइए कि फिर इस हिसाब से ये जो मोड होगा वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने ये जो रिस्पांस है, बनाना का रिस्पांस इसका सही जवाब होगा। तो बनाना इज द मोस्ट अकरिंग फ्रूट। तो जरा ये देख लेते हैं जी जवाब, कि देखिए इस टेबल की फिलिंग में देखो यहाँ पे आपको 8 12 5 7 है, हमारा भी वही आ रहा है। एप्पल के 2 सर्कल्स बनाने और ऑरेंज का फुल सर्कल और एक क्वार्टर सर्कल साथ यूं बनेगा, ठीक है। ये 2022 का पर्चा है जी, बाकी 21 20 2019 2018 ये सारे ईयरली P1s के अपलोडेड हैं यूट्यूब पे। इस क्लास के बाद बेशक आप अगर उसको मजीद दोबारा कंसल्ट करना चाहो तो किया जा सकता। जी सही। चलिए अब आइए जरा नेक्स्ट में। तो और देखो अगला जवाब जो था वो बनाना था। तो 12, अच्छा वैसे कितने लोगों ने इसमें 12 लिख दिया था? वैसे ऑनेस्टली हाउ मेनी ऑफ यू रोट 12 इस बनाना के बजाय? तो देखिए केरला से एक मार्क कट गया आपको। 12 का आंसर नहीं है बच्चों, यहाँ पे बनाना जवाब था जिसका आंसर लिखना था। तो देखिए काफी सारे लोगों की गलती निकल आई। तो इस तरह ना आसान आसान एक एक मार्क टाइप चीजों को जरा आपने सेव आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए किसी को मसला है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेनली तो इसमें सारा P1 में मटेरियल वही है जो पहले हमने किया हो भी। बच्चों ये जो ऑनलाइन ये चैप्टर्स किए थे ना, उनकी भी मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग्स अपलोड करता गया हूँ। तो वैसे किसी ने अगर कोई चैप्टर में हेल्प लेनी हो P2 तक, वो मैं लगाए रखूंगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए जरा। प्रॉब्लम निकल आई, क्वेश्चन 3 करा दें कह रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी कि A and B आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। A and B आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। वर्टिसेस किसको कहते हैं? कॉर्नर्स को। याद रखिए वर्टिसेस कॉर्नर्स को कहा जाता है। कहता है ए एंड बी ये कॉर्नर्स हैं एक क्वाड्रिलैटरल के। देखो एक ये ए वाला नुक्ता है और एक ये बी वाला नुक्ता है, ये कहता है एक क्वाड्रिलैटरल के कोने हैं। कहता है लाइन एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। अच्छा आपने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट देख लिया ना, कि लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए उस लाइन को कहते हैं जो शेप को दो बराबर हिस्सों में काटता है। ना सिर्फ दो बराबर हिस्सों में काटता है, बल्कि अगर उस शेप को उस लाइन के अलोंग फोल्ड कर दिया जाए तो वो एक साइड ऑफ द शेप एग्जैक्टली दूसरी साइड को पूरी तरह कवर करती है। तो अब जरा देखिएगा, तो कहता है लाइन एल, ये जो लाइन एल है कहता है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलैटरल।
बच्चों एक बात बताइए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली अगर हम देखें तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ही नहीं होती। देखो ये उसने ना असल में जरा आप ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उस तरह की सिमेट्री को इकट्ठा किया। कहता है लाइन एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो देखो उस क्वाड्रिलैटरल के दो कॉर्नर्स बताए हुए हैं, तीसरा चौथा कॉर्नर आपने ढूंढना है, और वो कहता है लाइन एल इनका लाइन ऑफ सिमेट्री है। याद रखिए लाइन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी होती है, ठीक है। तो वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये क्वाड्रिलैटरल ए एंड बी था, तो ए बी तो चलो मैं इस तरह से इसको यूं जोड़ लेता हूं। क्या लगता है बच्चों कि सी और डी कहां होना चाहिए? सीधी सी बात है, देखिए अगर ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक्ट करती है एज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी, तो देखिए अब इधर करने का काम कितना इजी हो चुका है। जरा ये देखिएगा, आपने सी ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने इधर से इस बी का लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से परपेंडिकुलर फासला यही नहीं बनता? क्या ख्याल? जी बिल्कुल। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, आपने इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो उतना ही दूर इस तरफ हम चले जाएंगे। तो गौर से देखिएगा आप जरा ये कि ये आपके पास ये फासला था, आधा डायगोनल बन रहा है ना? क्या ख्याल है? आधा डायगोनल है तो फिर इधर ही से आधा डायगोनल, सी इस ऑब्जेक्ट पॉइंट से लाइन ऑफ सिमेट्री तक आधा डायगोनल है, तो इधर भी आधा डायगोनल चला जाएगा, तो ये पॉइंट आपका जो है पॉइंट सी कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा बताइएगा कि अब देखो इसका इधर से इधर तक कितना डायगोनल जितना फासला है? सी एक डायगोनल पूरा। तो ये आप देख रहे हो ना कि देखो इस बॉक्स का पूरा एक डायगोनल। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ ऑनलाइन पास पेपर मटेरियल्स करना ऑनलाइन इतना जबरदस्त इफेक्टिव काम है कि कोई हद नहीं है। अब ये जिन्होंने वीडियोस देखी हुई हैं 2021, 20, 19, 18 की, वो रियलाइज करेंगे कि यार वो कितना इफेक्टिव है। बार बार आप रिपीट देख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। उसमें मैंने सवालों को पता है सॉल्व सारे क्वेश्चंस एक एक करके किए हैं, और इस तरह किए कि यार हर बच्चा उसको उसके थ्रू जरा चैप्टर का पूरा रिकॉल ले ले, ठीक है। वो मैंने बड़ी एफर्ट उस पर लगी है, प्लीज वो जरा आपने भी उसको फिर उसी एफर्ट से देखना भी है। तो अब देखिए यहाँ से इसका आप देखो ये पूरा एक डायगोनल जितना फासला है, तो इतना ही एक डायगोनल परली तरफ चले जाएंगे, तो देखिए इधर से एक डायगोनल परली तरफ जाएंगे, तो बच्चों क्या ख्याल है फिर आपका ये वाला नुक्ता ही यही आपका डी वाला कॉर्नर नहीं बनेगा? तो अब जरा देखिएगा इसमें, मैं यहां से इसको यूं जोड़ देता हूं, तो क्या यही वो क्वाड्रिलैटरल सा नहीं बन रहा? अब इसको बेशक पूरा सॉलिड लाइन से जोड़ दो ऐसे, क्या ख्याल है बच्चों? ये तो एक क्वाड्रिलैटरल ही बन रहा है। और वाकई में चेक करें क्या अब वाकई में ये लाइन एल लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है? सी नॉट ओनली कि ये लाइन इस शेप को एग्जैक्टली टू हाफ्स में, एक ये हाफ और एक ये वाला हाफ, ये इसको दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, बल्कि अगर आप इस लाइन के अलोंग इस शेप को फोल्ड कर दो, इस लाइन के अलोंग इस शेप को फोल्ड कर दो, तो डू यू अग्री कि ये वाली साइड जो है शेप की एग्जैक्टली इस साइड के ऊपर कवर कर जाएगी? तो बच्चों बताइए कि फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी क्या होंगे? देखिए तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4 एंड 2। तो देखिए ये ऑन द बोर्ड करने से, फेस टू फेस क्लास में बहुत वक्त लगता है ईयरलीज कराने में। आप यकीन करें कोविड के बाद जब ये सहूलत हमें समझ आई, तो उसके बाद सिंस 2020 में ईयरलीज ऑनलाइन ही करा, और बहुत फायदा होता है। बोर्ड पे बहुत मुसीबत है ईयरलीज, मैं अब सोचता हूँ कितनी ख्वारी थी ये 2020 से पहले ईयरलीज को उस पे करना। ये तो बड़ा सहूलत अब क्रिएट हो गई है। खैर अब जरा देखिए जी, ये आपके पास यहाँ से इधर तक ये जा रही है यूं लाइन। अच्छा अब मुझे बताइए जरा, तो ये समझ गए हो ना कि ये लाइन एल अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज, देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज, line of symmetry is the same as, is also known as line of reflection। तो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी होती है। तो आपको पता ना क्या, फिर इस बी पॉइंट का जितना आधा डायगोनल फासला है, तो आधा डायगोनल परली तरफ चले जाए। ए का फुल एक डायगोनल है, तो इधर से फुल एक डायगोनल, जैसे रिफ्लेक्शन में नहीं करते थे।
नहीं, इसमें स्क्वायरिश क्वाड्रिलैटरल बनेगा कैसे हमजा? स्क्वायरिश तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक पॉइंट का लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से हाफ डायगोनल डिस्टेंस है और एक का, तो दैट डजंट मेक सेंस वैसे। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये आ जाएंगे 4 एंड इधर से 2, तो सी इधर आएगा ये 4,2, और दूसरे डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डी के आ रहे हैं आपके पास 3,4, ठीक है, तो इसके आ रहे हैं आपके पास 3,4। तो ट्रेपीजियम शेप इसमें मेनली वैसे बन रही है। तो लेट्स चेक द आंसर्स फ्रॉम द बैक के इसके यही जवाब है। तो देखिए, एक 4 एंड 2 है और एक 3,4 है, तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी आंसर्स की इसमें बन सकती है। क्लियर है ये? क्यों जी, अब ये पक्का क्लियर हो गया? प्रॉब्लम जिनको था जरा रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। अच्छा, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 4? चलिए, 4th में कहता है the temperature inside Luke's house is 18 degrees Celsius, the temperature outside his house is -3 degrees Celsius. कहता है find the difference between these temperatures. Find the difference between these temperatures. तो डिफरेंस हमने कैसे ढूंढा था? अच्छा बच्चों, डिफरेंस के लिए वैसे हमने पढ़ा था कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। यार इसी डिफरेंस को याद है आपको, वो रेंज भी पूछ सकता है। तो रेंज पूछे तो उसका भी फॉर्मूला था मैक्सिमम माइनस द मिनिमम। तो मुझे बताइए मैक्सिमम माइनस मिनिमम कैसे करेंगे अब ये? तो ये आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस माइनस मिनिमम -3 है, तो 18 माइनस -3 बिकम्स 18 प्लस 3 विच इज 21 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखो, अब इस डैश पे जवाब लिखो, लेकिन डिग्री सेल्सियस पहले से लिखा हुआ है। अगर जल्दबाजी में कोई ऐसे कर देता है ना कि 21 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपका इधर मार्क काटेगा। याद रखिए, अगर यूनिट उसने दिया हुआ है तो फिर बस डिजिट लिखें, और अगर उसने सपोज ये डिग्री सेल्सियस ना दिया होता तो फिर हम पूरा 21 डिग्री सेल्सियस खुद लिखते। याद रहेगा ये जी? जब पूरा सवाल ही 1 मार्क का हो ना, तो फिर इसमें फॉर्मूला, वैल्यूज, आंसर अलोंग विद फिलिंग 1 मार्क है टोटल। कोई एक बात भी गलत होगी मार्क काट दे। अब जरा देखिए इसके बी पार्ट में। बी पार्ट में कहता है ल्यूक्स थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। कहता है लूक का थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर को करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। अच्छा मुझे बच्चों बताइए, बाउंड्स के टॉपिक में आपको पता है ना, करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ही नहीं होगा। करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस है ना। वो कहता है एट मिडनाइट द थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर आउटसाइड एज -6। फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द टेम्परेचर आउटसाइड एट मिडनाइट। तो देखो मिडनाइट पे टेम्परेचर था कितना उसका? टेम्परेचर था 12 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो था वो -6 डिग्री सेल्सियस था एट मिडनाइट। तो हमने इधर देखिए, और वो कहता है कि टेम्परेचर करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री है। तो मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले तो एरर कितना निकलेगा? 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 2, यानी द रीडिंग कैन गो अप और डाउन बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। रीडिंग जो है वो बच्चों 0.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे। जी, तो इनके पास 0.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऊपर या नीचे अगर हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि -6 से, इधर देखिएगा, -6 डिग्री सेल्सियस से 0.5 हम नीचे जाएंगे। देखिए इसमें -0.5 करेंगे तो ये -6.5 आ जाएगा, और +0.5 करेंगे तो ये -5.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो मुझे जरा बताइए कि अपर बाउंड कौन होगा इसमें फिर? देखो ना बच्चों, -6 डिग्री सेल्सियस में से -0.5 उड़ा दे तो ये -6.5 बनता है, और -6 में +0.5 कर दें तो -5.5 आ जाते हैं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस,
तो ये पता ना कि -6 में +0.5 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और इनमें से 0.5 माइनस होगा तो 5.5 होगा। तो अपर बाउंड उसने पूछा, फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द टेम्परेचर आउटसाइड एट मिडनाइट। तो अपर बाउंड तो फिर इसमें यही वाला नहीं होगा, -5.5। तो अगेन आप इधर -5.5 और डिग्री सेल्सियस देखिए इधर लगा हुआ है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी इसमें। तो बी पार्ट जिनको प्रॉब्लम कर रहा था वो देख लीजिए, उनका पहले पार्ट का आंसर 21 है, दूसरे का -5.5 आ। तो देखिए इसमें बड़े सिंपल सवाल ऐसे शुरू तो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को मसला है? एनीबडी? चलिए जी, पार्ट ए की फरमाइश आई है। और चलिए जरा देखो बच्चों, कहता है कि द स्केल ड्राइंग shows the positions of two villages A and B. The scale is 1 cm to 2 kilometers. देखिए स्केल आपको पता है कि नक्शे पे हर 1 सेंटीमीटर लाइन रियलिटी में 2 किलोमीटर्स को कहता है रिप्रेजेंट कर रही है। 1 cm की लाइन रियलिटी में 2 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मैं आता हूं इस पे। कहता है फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द विलेज ए एंड विलेज बी। अच्छा बच्चों, ये जो मेजरमेंट्स के थ्रू आपने आंसर्स निकालने हैं, इनका मे बी आपका मार्क स्कीम से पीछे आंसर पूरी तरह मैच ना करे। वजह क्या है पता है? देखिए ये जो ओरिजिनल सीआई का पेपर फॉन्ट था ना, वो फॉन्ट के मुताबिक उसने पीछे मार्क स्कीम में जवाब दिया हुआ। यहाँ पाकिस्तान में लोकली थोड़ा सा हम वो छोटा साइज का शीट यूज करते हैं, तो फिर वो जरा माइक्रो होके फोटोकॉपी उस पर आती है। तो ये जो मेजरमेंट्स वाले सवाल होंगे ना, एंगल तो मे भी फर्क ना करे, लेकिन ये जो लेंथ की मेजरमेंट का सवाल है, इसका आंसर बैक से शायद आपका आपका आंसर जो है वो पेपर पे जो आपने नाप के किया होगा, वो थोड़ा मार्क स्कीम से मे बी लेसर आए। तो लेसर आए तो समझ जाओ ये फोटोकॉपी थोड़ी छोटी हुई है। और अगर बड़ा आए तो फिर, लेकिन देखिए जब आप ओरिजिनल कैम्ब्रिज का पर्चा कर रहे होगे, तो उधर जो जवाबात होंगे वो आपके मार्क स्कीम वाले ओरिजिनल आंसर्स होंगे। ये समझ आ गया ना कि क्योंकि ये जो पाकिस्तान में देखिए जिस पेपर पे फोटोकॉपी होती है वो लोकल साइज है, वो कैम्ब्रिज का साइज थोड़ा ब्रॉड शीट होती है, थोड़ी सी तंग है। ठीक है, बहरहाल देखें, आप टेक्निक सीख लें, बाकी तो कोई इशू नहीं, आप तो उधर होगा तो कर लोगे। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। कहता है फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू विलेजेस ए एंड बी। अच्छा बच्चों, अब देखिए आपने सबसे पहला काम क्या करना, आपने विलेज ए से विलेज बी तक फुट रूलर के साथ एक शार्प टिप टू टिप एक लाइन बनानी है। ठीक है जी, तो ये एक टिप टू टिप आपने पहले लाइन बनाई, और अब आप क्या करोगे, देखिए एक फुट रूलर रख के आप इसका क्या नाप लें, ये 0 cm का निशान है सपोज, तो आपने इधर से फुट रूलर रख के इसका सपोज ये फासला नाप लिया ऐसे करके। ठीक है, जो भी इसका फासला आ रहा है वो आपका डिस्टेंस, ये आपने फुटे से नाप लिया। बताइए वैसे आपका जो गिवन डायग्राम है उसमें डॉट टू डॉट फुटे पे 8 पॉइंट कितना आ रहा है? अच्छा, कुछ लोग 8.2 बोल रहे हैं, कुछ 8.3, ज्यादा 8.3 बता रहे हैं। बहरहाल चलें, जो भी जवाब है मैं उसको यहाँ पे 8.3 cm सपोज यूं लिख लेता हूँ। लेकिन ये तो 8.3 सेंटीमीटर्स, मुझे बताइए क्या ये उन दो विलेजेस का एक्चुअल डिस्टेंस है? अच्छा, ये असद आपका 9.4 आ रहा है। आई श्योर 9.4 आ रहा है? बहरहाल वैसे देखिए मुझे नहीं पता, शायद डिफरेंट फॉन्ट्स या फोटोकॉपीइंग हो गई हो। बहरहाल आप नहीं नहीं, मार्क्स स्कीम के आंसर को छोड़ें। इस तरह के मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ के केस में ना, चूंकि फोटोकॉपी थोड़ी माइक्रो हुई होगी आपकी इस पास पेपर बुकलेट पे, सीआईज में उतनी ही होगी जितनी है, जितनी होगी उधर सीआईज में उतनी ही से करना, क्योंकि मार्क्स स्कीम में फिर वो उसी पेज के मुताबिक साइज के दिया होगा ना। ये बात समझ आ गई ना सबको? तो आपका सपोज पहले ये आ गया जी, इसमें 8.3 cm फुट रूलर से आपने नाप ली। और अब आप इधर देखोगे कि देखिए स्केल क्या दिया हुआ था कि 1 cm ऑन द मैप एक्चुअल में 2 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी यही स्केल था, 1 cm रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर। तो फिर ये जो दो विलेजेस में फासला है 8.3 स्केल्स एंड मैप्स वाला कॉन्सेप्ट है, क्या ये x किलोमीटर्स नहीं आ जाएगा? तो ये कितना आ गया बच्चों, x पॉइंट, ये आएगा 8.3 इंटू 2, तो कितना बनता है ये 8.3 इंटू 2? तो ये 16.6 आ गया। बहरहाल जो भी था,
आपने इधर 16.6 लिख दिया। अच्छा बच्चों, आप चलो जो अब इस वक्त आपकी प्रॉपर इस ड्राइंग के मुताबिक जवाब आ रहा है। मार्क स्कीम में अगर आपका ये जवाब था और आपने उस वक्त मार्क स्कीम से देख के ये सोच के काटे नंबर के यार ये क्यों इक्वल नहीं आ रहा, तो ये 2 मार्क भी ऐड कर लो अपने उसमें, ठीक है। तो ये जो मार्क स्कीम में इधर जवाब देता ना, ये वो कैम्ब्रिज की ओरिजिनल जो पेपर साइज और डायग्राम था उसके मुताबिक था। तो हमारा जवाब इससे थोड़ा छोटा आ रहा है। सी, जो ओरिजिनल उधर साइज दिया हुआ था ना बच्चों, वो लंबाई में भी कोई 9.6 cm हो, क्योंकि तभी इतना जवाब आएगा। तो ये फोटोकॉपिंग आपकी थोड़ी श्रिंक हुई। इस बुकलेट में जितने भी ये लेंथ की मेजरमेंट्स का जवाब पीछे मैच नहीं कर रहा, तो उससे टेंशन ना लें, बिकॉज इधर फुटे से नापोगे तो जाहिर है थोड़ा माइक्रो साइज हुआ, ठीक है। और वो कैम्ब्रिज सीआईज में जो था ये सीआई के हिसाब से जो जवाब है वो आ रहा है। बहरहाल टेक्निक तो समझ आ गई ना। तो यू गिव योरसेल्फ ये 2 मार्क्स अपने आप को अवॉर्ड करें। जिन्होंने उस वक्त मार्क काटे थे कि यार ये पीछे से मैच क्यों नहीं कर रहा, वो जरा आप उसको कर ले, ठीक है जी। समझ आ गई ये बात बच्चों जो मैंने की? जरा यस से रिस्पॉन्ड करें अगर आ गई है समझ। तो तसल्ली रखें, सीआईज में जो साइज है आपने बस क्या करना है कि इस साइज को यहाँ से उधर कैम्ब्रिज एग्जाम में जो पेपर फॉन्ट दिया हुआ है, ज़ाहिर है सबका जवाब एक ही तरह आएगा क्योंकि सबकी फोटोकॉपी उन्होंने एक ही तरह की होगी। तो इसका लंबाई नापी 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर है, तो नक्शे पे 8.3 कितना होगा? सिंपल यूनिट लिया। अच्छा अब मुझे बताइए कि जब ये कहता है मेजर, तो इसका मतलब है आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। मुझे बताइए एंड पे एन लगा के उल्टा रीड करेंगे ना, बेयरिंग बोले तो याद है एंड पे एन लगा के उल्टा रीड करते हैं, तो इस एंगल का नाम बनेगा एन ए बी। हमने ये एन ए बी की बेयरिंग ढूंढनी है बच्चों। याद है कि द मिडल अल्फाबेट इज ए। अगर मिडल अल्फाबेट ए है तो आपने ए वाला नॉर्थ इस्तेमाल करना है। देखिए ए पे जो नॉर्थ खड़ा है आपने ये वाला नॉर्थ ये इस्तेमाल करना है। तो आपको एन ए बी चाहिए। तो एन ए बी का मतलब है कि आपने नॉर्थ पे आप खड़े हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पे आप खड़े थे ऐसे, और ये एन ए बी, तो ये आपको चाहिए ऐसे करके। अच्छा मुझे बताइए कि देखें अब ये आपके पास वो नॉर्थ है, ए पे जो नॉर्थ खड़ा है ये एन है, दिस इज ए एंड दिस इज बी की लाइन, ऐसे ही। अब एंगल हमेशा बेयरिंग में नॉर्थ से शुरू करके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। बेयरिंग में हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। बेयरिंग में हम नॉर्थ से स्टार्ट करके हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये आपके पास बेयरिंग बनेगी नॉर्थ से स्टार्ट करके ये वाली। अब बच्चों जरा बताइए, उसने मेजर करने को कहा है, कैलकुलेट या फाइंड करने को तो नहीं कहा। मेजर का मतलब क्या है कि बेयरिंग चूंकि एक एंगल है, तो एंगल मेजरमेंट के लिए फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप डी इस्तेमाल करेंगे। बताइए कैसे, इधर डी की प्लेसमेंट कैसे रखेंगे बच्चों? डी यहाँ ऐसी नहीं रखेंगे कि डॉट पे डॉट, और इधर से आपने डी को यूं प्लेस करना है कि डॉट पे डॉट आए और लाइन पे एग्जैक्ट लाइन छुपा लें। तो अब ये वाला जो एंगल है, दिस इज दैट बेयरिंग जो हमने तलाश करनी है। अब जिस साइड ऑफ द लाइन को छुपाया हुआ है आप वहां से 0 10 20 30 40 50 60 70 जो भी आपका एंगल है कितना आ रहा है एग्जैक्ट। अब ये एंगल आप लोग बता रहे हो जी 73 डिग्रीज है, लेकिन बच्चों एक गलती यहाँ क्या करोगे आप लोग, जरा ये देखिए। मुझे बताइए क्या बेयरिंग इसकी 73 डिग्री होगी या आपको 0 देगा इसमें? बेयरिंग का जवाब हमेशा 3 होल नंबर्ड फिगर्स में दिया जाता है, 3 होल नंबर्ड डिजिट्स में। तो इसे 073 डिग्रीज कहेंगे। तो आपने यहाँ पे डी को यूं रखा इस डिजाइन में कि डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन, ठीक है। ये क्लैरिटी है सबको जी? क्या ख्याल? अच्छा बच्चों आप लोग चाहो ना तो ये जो मैथ्स की पास पेपर बुक मिली है आपको, इसको अनबाइंड करके ना, इसकी ये जो बाइंडिंग है ये टेयर ऑफ करके, आप बेशक तरतीब खराब ना करना, उसी सीक्वेंस में ऐसे पेपर्स उठा के ना हर पर्चा विद इट्स मार्क स्कीम स्टेपल करके P1 P2 अलग कर दो ऐसे। तो फिर उसको पूरा फोल्ड दोगे साइड स्टेपल से तो बड़ा आसान वो हो जाता है, अगर ये तंग कर रही है किताब तो। अदरवाइज ठीक है। अच्छा अब वो कहता है सुनो, तो ये 073 डिग्रीज ये हमारे पास इसकी बेयरिंग आ गई।
तो ये 071 से कहता है 075 के दरमियान कोई भी जवाब। जी बिल्कुल, तो बड़ा हेल्प करेगा इंस्ट्रूमेंट्स में। अच्छा बच्चों, अगर वो फर्ज करो आपसे इधर एक बात ये पूछता, देखिए मैंने उन जो वीडियोस अपलोड की मैंने उनमें अगर मगर बहुत किया हुआ है कि अगर ये पूछ ले तो क्या करना है, वैसे तो उससे फायदा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अगर उसने ये कहा होता सी पार्ट में, सपोज ये भी एक मिनट जरा समझ लें, ये बात बड़े काम की है। सपोज अगर वो सी पार्ट में कहता कि फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। जरा ये आप लोग ट्राई करो, एक मिनट, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो फिर क्या करते हैं? देखिए ये पूछ भी सकता है वो, ए फ्रॉम बी का मतलब है कि एंड पे एन लगा के उल्टा रीड करेंगे तो इस एंगल का नाम बनेगा एन बी। एन बी ए अगर पूछता तो मुझे बताइए हु इज द मिडिल अल्फाबेट नाउ? मिडिल अल्फाबेट अब बी है, तो आप बी पे बनने वाले नॉर्थ को इस्तेमाल करोगे कि देखिए ये जो बी पे नॉर्थ खड़ा है आपने इसको यूज करना। दिस इज एन, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो देखिए ये आपके पास एन है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है ए का। तो एंगल नॉर्थ से शुरू करते हैं, क्या बेयरिंग इस वाले एंगल को बोलेंगे? क्या ख्याल? नहीं, इसको नहीं कहते बेयरिंग, इसको नहीं कहते बच्चों। बेयरिंग नॉर्थ से शुरू करके क्लॉकवाइज जाने को कहते हैं। तो आपने क्लॉकवाइज जाना है अगर, तो जरा एक मिनट समझना इस बात को। तो आपने इस तरह से इस पूरे एंगल को फाइंड करना था। देखिए ना, एन इधर है, बी इधर है और ए इधर है, तो इसका मतलब है एंगल नॉर्थ से शुरू करके आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना था। तो ये आपके पास कौन सा एंगल आ गया? एन बी ए क्लॉकवाइज। अच्छा, इसके अब दो तरीके हैं। अगर तो ये पहले ही हमें कहता ना कि जी इसको, फर्ज करो ये एंगल हमें ना पता होता, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये करो कि देखिए अब ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है। अब ये अगर हमने 73 पहले से मेजर करके निकाला हुआ है, तो आप 180 में से 73 माइनस करो तो क्या ये इंटीरियर एंगल नहीं निकल आएगा? तो इंटीरियर एंगल इसका निकल आएगा 100 एंड, मेरा ख्याल ये आएगा, ये वाला एंगल आएगा 107 डिग्रीज, ठीक है। 107 आ गया। और अब आपको अगर ये बेयरिंग चाहिए तो आप 360 में से 107 माइनस कर देंगे। तो इसमें एनबीए के स्टेप्स के लिए आपको सबसे पहला स्टेप में क्या करना था कि आप लिखते डायरेक्ट पहले 180 माइनस 73 विच इज 107 डिग्रीज, और वही रीजन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। और फिर अल्टीमेटली एनबीए के लिए आप करते 360 माइनस 107 डिग्रीज, तो ये कितना आ जाता? ये फिर जितना डिग्रीज भी आता वो आपकी ये बेयरिंग होती। लेकिन फर्ज करो कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि सपोज आपके पास ये वाला एंगल शुरू में गिवन नहीं है, सपोज ये 73 डिग्री आपको गिवन नहीं था, तो फिर आप ये डायरेक्ट अगर ये बेयरिंग मेजर करके निकालनी पड़ती ये वाली, तो फिर मेजरमेंट से कैसे ढूंढते हैं? अब जरा देखो, एक सवाल है ना, यूं भी तो पूछ सकता है वो। तो फिर आप डायरेक्ट इस वाले एंगल को पहले क्या करते हैं? इस वाले एंगल को पहले आप मेजर करते, ठीक है। इस वाले एंगल को मेजर करते, डी से मेजर करते और फिर उसे 360 से उड़ा देते। तो अब आपने इसके लिए डी, देखिए इस एंगल के लिए डी कैसे रखेंगे कि आप डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन रखोगे, तो इस एंगल के लिए डी आपको यूं प्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जिस साइड ऑफ द लाइन को छुपाया हुआ है वहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 107, सपोज ये आपने नाप के देख लिया, तो फर्ज करते हैं ये 107 डिग्रीज ही आपका नाप के आ रहा है, ठीक है जी। तो फिर आप क्या करते हैं?